Hey, welcome back to my YouTube channel. I am first year MBBS student at NRS मेडिकल कॉलेज कोलकाता। एक बहुत बड़ा डाउट अभी नीट 2025 एस्पिरेंट्स के मन में चल रहा है, वो ये है कि क्या नीट 2025 टफ होगा या क्या उसमें 680 प्लस लाना ही सेफ स्कोर होगा। क्या हमें 650 या 640 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा, क्योंकि अगर 680 कट ऑफ रहा तो फिर 680 लाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजी लगेंगे, प्रैक्टिस लगेंगे। इस वीडियो में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और ये भी डाउट क्लियर करूंगा कि क्या 680 प्लस ही सेफ स्कोर रहेगा, क्या नीट का पेपर टफ होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक नज़र नीट 2024 और 23 के कट ऑफ को कंपेरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले 650 मार्क्स पे बन रहे थे 26,144 रैंक्स, 658 मार्क्स पे 20,079 रैंक्स, 660 पे 19,338, 670 पे देखेंगे 13,230, 680 पे 7,078, 695 पे 2,391। तो नीट 2023 के साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ 660 पे है 19,338, जबकि 2023 में 4,820, यानी कि सीधे सीधे दिख रहा है कि कम से कम 14-15 हज़ार का डिफरेंस है। फिर 670 पे देखें तो 13,230 और 2023 में 3,040, यानी कि अप्रॉक्स 10,000 का डिफरेंस है। 680 पे देखें तो 7,078 और 2023 में 1,740, यानी कि अप्रॉक्स 5,000 का डिफरेंस है। तो इतने बड़े फ्लक्चुएशन का कारण आपको भी पता है कि कुछ जगह पेपर लीक का भी केस आया या जो भी कुछ हुआ धांधली। अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या नीट 2025 का पेपर भी टफ होगा, तो अगर एम्स ने नीट का पेपर कंडक्ट कर लिया तो बेसिकली वो उसका कुछ स्टैंडर्ड होगा, उसका लेवल तो हाई होगा। लेकिन लेवल हाई होना डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा ईजी आ जाता है तो क्या होता है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं भी हैं, जो थोड़ा मोड़ा पढ़े हुए हैं, थोड़ा तुक्का लगा के भी उनको भी उतना मार्क्स आ जाता है। इसलिए जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे कंपटीशन थोड़ा सा कम होते जाता है, क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो सचमुच में पढ़े हुए हैं, उनको सिलेक्शन मिल पाता है। नीट 2025 का कट ऑफ डिपेंड करेगा पेपर लेवल पे, तो पेपर लेवल बेसिकली बढ़ने ही वाला है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली बढ़ेंगे ही। चीटिंग या लीक इस साल नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अवेयर हो चुकी है। पेपर कंडक्टिंग बॉडी कौन होगा, एनटीए या एम्स, तो इसका डिसीजन तो बाद में आएगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। आपको टारगेट तो 680 प्लस ही करना चाहिए, तभी आप एक डिसेंट से मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है कि हाउ टू स्कोर 680 प्लस इन नीट। उसमें मैंने स्ट्रैटेजी बताए हैं, आप उसे वॉच कर लेंगे। अभी इसमें डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि अगर सीधा पूछे तो आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मार्क्स बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ाएंगे मार्क्स आपका बढ़ेगा हर टेस्ट में। तो इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करने हैं। जैसे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो की कंसेप्ट होंगे उनको आप हाईलाइट करके रखेंगे बुक में, और उनको आप रिवाइज करते जाएंगे और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे। जैसे अभी चल रहा है वन वर्ड टाइप फ्रॉम योर एनसीईआरटी लाइन, यानी कि कोई एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो वन वर्ड टाइप में, स्टेटमेंट वाइज हो, स्टेटमेंट 1 एंड 2, ट्रू कौन सा ट्रू है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, ऐसा वाला। फिर असर्शन एंड रीजन टाइप, फिर उसमें ये क्लियर होना चाहिए कि रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। फिर हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसे वाले। फिर मैच द फ्लोइंग में, फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, फिर करेक्ट या इनकरेक्ट टाइप क्वेश्चन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, फिर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, बेसिकली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, और अगर बायोलॉजी में भी आया तो जेनेटिक्स में।
और आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ें, तो आप एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ें कि आप जब पढ़ें तो आप उससे खुद क्वेश्चन बनाकर और खुद उसका आंसर दें। जैसे कोई लाइन पढ़ रहे हैं, उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो खुद से माइंड में बनाएँ और उसे रिकॉल करें। या एनसीईआरटी बुक के पीछे जो नोट्स का 2-3 पेज दिया रहता है, उस पे लिख लें, या कोई एक अच्छा-सा कॉपी बना लें क्वेश्चन वाला। ऐसे करके आपको पूरा एनसीईआरटी का कांसेप्ट क्लियर करना है। और आप जब भी क्वेश्चन करें या कोई एक फुल सिलेबस टेस्ट दें, तो उसमें क्या करें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लें जब उनको सॉल्व कर रहे हों। और आप मतलब जैसे कोई फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो उसमें कुछ जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको माइंड में करने की कोशिश करें। वो एक बार में नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर होगा। यानी कि आप जैसे आप कुछ सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका 1-2 स्टेप्स आप माइंड में ही कर लिए। इससे क्या होगा, फास्ट आप होंगे। और क्या करें कि अगर जैसे वहाँ जो टेस्ट पेपर होता है, तो उसमें पूरा टाइमिंग होता है, वैसे ही आप अगर जब टेस्ट पेपर दें, तो पूरे टाइमर लगा के बैठें कि मुझे इतने देर में ही बनाना है। या अगर कुछ ऐसे 10, 20, 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें भी देखें कि अगर मैं हर क्वेश्चन को 45 सेकंड दूँ, अगर बायोलॉजी का है तो, और फिजिक्स, केमिस्ट्री का हो तो 1 मिनट से ज़्यादा ना दूँ। ये सब भी देखना चाहिए। फिर आप वो फ़ॉर्मूला को मेमोराइज़ करें खुद से। एक फ़ॉर्मूला शीट का बना लें या फ़ॉर्मूला कॉपी बना लें। फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से फ़ॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन्स इम्पोर्टेंट है, उन सबको मार्क करके रखें। जैसा कि हम सबको पता है कि मोर देन 80% क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आते हैं। इसलिए आपको कुछ जो हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं, जो आपको भी पता होंगे, जैसे कि बायोलॉजी के बॉटनी में हो गया मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, फिर जूलॉजी में हो गया बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे जो हो, तो हाई वेटेज चैप्टर को एक्स्ट्रा एफर्ट देके उसको पूरा क्लियर करें। लेकिन पढ़ना सबको है, किसी आप एक चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्या पता उसी से 2-3 क्वेश्चन आ जाएँ, क्योंकि हर एक नंबर नीट में इम्पोर्टेंट होता है। अब बात रही लास्ट के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर देने का, तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने कम से कम 80 से 75 फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे, वो भी उसके फुल एनालिसिस के साथ। इसलिए मैं कहूँगा कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट नहीं देंगे, 650 प्लस आना मुश्किल है। मैं क्या करता था कि जब भी मॉक टेस्ट देता था, जैसे सुबह में मॉक टेस्ट दिया, फिर उसके बाद 1 घंटा वेट करके, या उसी के बाद क्या किया, पूरा एनालिसिस किया। और फिर जो मेरा उसमें वीक लगा, उस अपने वीकनेस को लिखा। और जो मैंने मिस्टेक्स किए, उन सब को मैं एक अलग कॉपी में लिखता था, और मेरे पूरे एक मिस्टेक का कॉपी भर गया था। और मैं जब भी टेस्ट देने जाता था, तो उस मिस्टेक के कॉपी को देख कर ही जाता था। फिर जो कोई भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन रहता था, फिर उसको मैं घर पे बनाता था। ये मुझसे घर पे बन जा रहा है, या क्यों नहीं बन रहा है, उसका रीज़न खोजता था। फिर क्या कोई शॉर्टकट मेथड है जिससे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ? अगर कोई फिज़िक्स के क्वेश्चन में मैं अटक गया तो, कोई जो हमारा वीक चैप्टर हो, स्ट्रॉन्ग चैप्टर हो, फिर क्या कुछ नया चीज़ इस टेस्ट पेपर से सीखने को मिला, तो उसको मैं ऐड ऑन कर लेता था। ये सब मैं अपने एनालिसिस में करता था। हर मॉक टेस्ट देने पे आपका स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट बढ़ता जाएगा। अभी हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम लास्ट की जो रिवीजन टाइम होगा, उसको हम लोग कैसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन रिवाइज कर पाएँ। हम किस चैप्टर को बोलेंगे कि ये मेरा कंप्लीट हो गया, अगर हमने उसका लेक्चर कर लिया, नोट्स बना लिया, एनसीईआरटी रीड कर लिया, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिया, डीपीपी कर लिया, मॉड्यूल कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया, ऊपर से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिर्फ मॉक टेस्ट। जितने भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उनको आप मेमोराइज रखें, वो आपको लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसमें हेल्प करेगा। और एक अच्छा सा टेक्निक है कि आप जब पढ़ते जाएँ एनसीईआरटी को, तो साथ-साथ लिखते भी जाएँ। जो इम्पोर्टेंट्स हैं उसको हाइलाइट करें, या कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स अलग से लिखते चलें। अपने आप को समझाएँ। आप ऐसे पढ़ें जैसे कि आप किसी को समझा रहे हैं या खुद को समझा रहे हैं। और
रिवीजन करने से ज़्यादा आप अपने दिमाग में उसको रिकॉल करें। जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर अपना आँख बंद करके फिर मन में रिकॉल करने लगे कि हमने चैप्टर में ये पढ़ा, फिर उसके बाद ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा। ऐसे पूरा चैप्टर को रिकॉल कर लेना है। हर एक टॉपिक आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए अच्छे से डीपली, उसके बाद एमसीक्यू बनाना चाहिए। वही चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका 680 प्लस आना कन्फर्म है। आप नीचे कमेंट में लिख के जाओ कि मैं अगली बार 680 प्लस लाऊँगा। अगर आपको मोर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट हो जो पूछ सकते हैं आप, तो आप नीचे कमेंट में कर देंगे, मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू।